क्लास 12 की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आज हम इतिहास का जो हमारा द्वितीय पाठ है भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ, उसी का अध्ययन बिंदु है प्रमुख चोल शासक और उनकी उपलब्धियां। हालांकि हमारा बिंदु है चोल प्रशासन, कला और साहित्य, तो उसके अंदर आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो सिर्फ चोल शासक और उनकी उपलब्धियों के बारे में हम समझेंगे। ठीक है, तो चोल शासक कौन कौन से थे, उनकी जानकारी के कौन कौन से स्रोत है और क्या क्या जानकारी हमें देते हैं, कितने शासक हुए, महानतम शासक और उनकी क्या क्या उपलब्धियां रही, वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। पहले हम सर्वप्रथम समझते हैं चोल साम्राज्य। ठीक है, ये चोल है जो दक्षिण का साम्राज्य है, दक्षिण भारत की स्थिति में जो दक्षिण का जो इलाका है उधर का साम्राज्य है वो दक्षिण भारत, तो उसके यहाँ इस इलाके को हम दक्षिण भारत के इस पोर्शन को हम पढ़ेंगे जो कि चोल साम्राज्य के नाम से जाना है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि चोल जो दक्षिण भारत के राजवंश है या दक्षिण भारत का राजवंश है, उसकी जानकारी का एक स्रोत कौन कौन से। देखो, चोल साम्राज्य की जानकारी के अनेक स्रोत हैं, लेकिन जो हम प्रमुख स्रोत हैं उनको समझेंगे कि प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं जो हमें चोल राजवंश के बारे में जानकारी देते हैं। तो इसमें हम देखते हैं पाणिनि, विद्वान पाणिनि की पुस्तक है अष्टाध्यायी, कि पाणिनि की जो पुस्तक है अष्टाध्यायी उसके अंदर चोल राजवंश की जानकारी मिलती है। इसके अलावा कात्यायन की वार्तिक, इसके अलावा महाभारत, संगम साहित्य जो दक्षिण भारत के अंदर लिखा गया है वो, और अन्य कई जो है स्रोत है जिसमें सिक्के हैं, अभिलेख है, विदेशी विवरण और अन्य साहित्य है जो हमें चोल प्रशासन या चोल साम्राज्य के बारे में, चोल शासकों के बारे में बताता है। तो सिक्के, इसके अंदर अन्य स्रोतों में हम सिक्के देखते हैं, तो चोल साम्राज्य से संबंधित बहुत सारे सिक्के हैं, कई स्थानों से प्राप्त हुए हैं दक्षिण इलाकों के अंदर या दक्षिण भारत के अंदर। उसके अंदर एक स्थान है धवलेश्वरम। धवलेश्वरम के अंदर सिक्कों का ढेर मिला है जो कि चोल कालीन है। तो उस समय उन ढेर के माध्यम से हमें पता चलता है कि चोलों की क्या क्या उपलब्धियां रही होगी, क्योंकि उसके हर सिक्के के ऊपर कोई न कोई चिन्ह होता है, कोई न कोई अंकन होता है, तो उसके आधार पर कह सकते हैं कि चोलों का साम्राज्य कैसा था और चोल कालीन सिक्कों से पता चलता है। और वहीं दक्षिण भारत में जो हमारा पड़ोसी देश है श्रीलंका, लंका या श्रीलंका, यहाँ से भी बहुत अधिक मात्रा में चोल कालीन सिक्के हैं वो मिले हैं। तो इस प्रकार से चोल कालीन जो सिक्के हैं उससे भी हमें चोल शासकों की, चोल उपलब्धियों की, चोल कालीन राजवंशों की जानकारी है हम इन सिक्कों के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। फिर चोल कालीन अभिलेख जो कि विभिन्न शासकों के समय में लिखे गए। अभिलेखों में जो है एक जो अभिलेख है वो राजा प्रथम के समय में लिखा गया है। राजा प्रथम के समय में लिखा गया है और तंजौर का जो मंदिर है, तंजौर के मंदिर के अंदर या उसके ऊपर जो अभिलेख है जो लिखा गया है उससे भी हमें चोल राजवंश या चोल शासकों की जानकारी मिलती है। फिर आता है विदेशी विवरण, हमारा जो अन्य स्रोत के अंदर है विदेशी विवरण। तो विदेशी विवरण के आधार पर यह है कि चोल जो शासक थे उनका चीन के साथ उनके राजनीतिक संबंध थे। तो राजनीतिक संबंधों के दौरान चोलों ने अपना एक प्रमुख राजनीतिक संबंधों की शुरुआत करने के लिए एक दूत मंडल जो कि राजराज प्रथम और कुलोत्तुंग प्रथम के समय में चीन की तरफ गया था, और वहीं चीन ने भी अपने चोलों के साथ अपनी राजनीतिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए या राजनीतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने भी अपना एक चीनी यात्री जो है वो चोल कालीन
अपना है विशेष विवरण है वो दिया है, या एक तरह से कह सकते हैं कि जाओ चुकुआ का जो यात्रा विवरण है जो कि 1225 के अंदर, तो वो भी चोल राजवंशों के बारे में जानकारी देता है, चोल राजवंश की उपलब्धियों के बारे में जानकारी देता है। तो ये तो है जानकारी के प्रमुख स्रोत, जिसमें साहित्य है, सिक्के हैं, अभिलेख है और विदेशी विवरण है। इसके अलावा बौद्ध ग्रंथ महावंश है, महावंश से भी चोलकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है, चोल शासक और चोल उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये तो हो गए जानकारी के स्रोत। अब एक और अन्य महत्वपूर्ण बिंदु कि चोलों का जो शासकीय चिन्ह है वो बाघ है, टाइगर। ठीक है, तो एक नंबर का प्रश्न भी आपका बन सकता है कि चोलों का शासकीय चिन्ह क्या है, बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। कभी कभार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो बिल्कुल अंदर से होते हैं और हमें ध्यान में नहीं रहता, तो आपको ध्यान रखना है कि चोलों का शासकीय चिन्ह क्या है, बाघ या टाइगर। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि चोलों की प्रथम राजधानी, चोलों की जो प्रथम राजधानी थी वो मल्लूर थी, मल्लूर बैंगलोर, ठीक है, मल्लूर थी। बाद में उरोय्यूर बनी, उरोय्यूर, और उरोय्यूर के बाद तंजौर है वो चोलकालीन राजधानी बनी है। तो राजधानियां परिवर्तित होती रही है विभिन्न राजवंशों के राजाओं के समय में, तो उन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार विभिन्न जो है क्षेत्रों को अपनी राजधानी बनाया। तो पहले आपको ये याद रखना है कि चोलकालीन प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो ये याद रखना है मल्लूर। ठीक है, और बाद की अन्य राजधानियों में उरोय्यूर और तंजौर का नाम आता है। अब आता है, हम समझते हैं, ये तो हो गया हमारी जानकारी के स्रोत, प्रमुख चिन्ह हो गया। ठीक है, अब हम समझते हैं प्रमुख चोल शासक, क्योंकि हमारा जो प्रथम हमारा आज का विवरण है वो चोल शासकों के बारे में जानकारी अर्जित करना है। तो चोल शासक कौन से? अब चोल शासक में तो अनेक चोल शासक हुए, लेकिन अब चोल संस्थापक के रूप में हम समझते हैं कि प्रथम चोल शासक कौन था। तो प्रथम चोल शासक जिसका नाम था उरव हरे इलन जैतचंदी। ठीक है, उरव हरे इलन जैतचंदी जो कि चोल संस्थापक माना जा सकता है और इसने चोल साम्राज्य की नींव डाली। ठीक है, इसकी उपलब्धियों में यह है कि ये युद्ध कला में प्रवीण था, युद्ध कौशल में प्रवीण था, एक कुशल योद्धा था, और जब ये युद्ध में जाता था तो युद्ध में इसकी एक सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि ये युद्धों में सुंदर रथों का प्रयोग करने के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, जो है उरवपरे हरे इलन जैतचंदी है वो युद्ध में सुंदर रथों के प्रयोग के कारण ही प्रसिद्ध था। ठीक है, नेक्स्ट आता है जो प्रथम शासक के बाद हमारा द्वितीय जो शासक आता है वो है करिकाल। ठीक है, करिकाल जो कह सकते हैं महान शासक कह सकते हैं। ठीक है, करिकाल इस शासक की उपलब्धि थी कि इसने जब ये शासक बना तो इसने साम्राज्यवादी या विस्तारवादी नीति को अपनाया, साम्राज्यवादी या विस्तारवादी नीति को अपनाया। और इसकी जो प्रथम उपलब्धि मानी जाती है, प्रथम उपलब्धि में वणी नामक स्थान पर इसने 11 राजाओं की संयुक्त सेना को पराजित किया, यानी ये अकेला और अन्य इकट्ठे 11 राजाओं की सेनाओं को उसने परास्त किया। तो ये उसकी प्रथम उपलब्धि मानी जाती है और उसमें उसे सफलता मिली है। फिर दूसरी उपलब्धि में अगर हम जाने तो वो है बहरन लई नामक स्थान है, वहां पर भी उसने 9 छोटे शासकों की संयुक्त सेना को पराजित किया। तो यहाँ पर उसने 2 प्रमुख उपलब्धियां हासिल की है, 11 राजाओं को हराया है, फिर 9 छोटे शासकों की भी संयुक्त सेना को हराया है। तो इस प्रकार से करिकाल ने साम्राज्यवादी या विस्तारवादी नीति को अपनाया था और उसने इसमें ये सफलता हासिल की। ठीक है, अब जो संगम साहित्य है, जो दक्षिण भारत का रचित साहित्य संगम साहित्य माना जाता है, उसके अनुसार कि करिकाल ने कावेरी नदी के मुहाने पर, यह आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि करिकाल ने कावेरी नदी के मुहाने पर पुहारपत्तन जिसे कावेरीपट्टनम के नाम से जाना जाता है, तो पुहारपत्तम की स्थापना की या पुहारपत्तम नगर की स्थापना की। ये आपका मैथ में भी पूछा जाने वाला प्रश्न है, जो कि आपके उसमें मैथ में आता है बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो ये आपको याद रखना, पुहारपत्तम कहाँ है, तो पुहारपत्तम की इधर कहीं आता है, इधर वाले में, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पुहारपत्तम की इसने स्थापना की थी। तो ये
तृतीय शताब्दी से 9वीं शताब्दी तक चोलों का इतिहास अंधेरे में था, लेकिन 9वीं शताब्दी के मध्य ही चोल नरेश फिर विद्यालय आया इसके बाद, ठीक है। विद्यालय के आते ही उसने पल्लवों के अवशेष पर चोल शक्ति को पुनः उद्धारित किया और ये चोल राजवंश साम्राज्य 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक विद्यमान रहा। चोल साम्राज्य के उत्थान के विभिन्न शासकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो उसी में दूसरा जो शासक है कलिकाल का जो है उत्तराधिकारी कह सकते हैं विजयालय, तो ये महानतम शासक है। अब इसके बाद इसका उत्तराधिकारी है विजयालय। इसका समय ये से द्वितीय संस्थापक माना जाता है चोल साम्राज्य का, जिसका समय है 850 से लेकर 871 ईस्वी तक का, ठीक है। इसकी उपलब्धि में कि इसने पांड्य जो शासक थे दक्षिण भारत, पांड्य, पल्लव, चोल इत्यादि, तो इसने पांड्य शासकों को हराया और उसकी जो नगर तंजौर उसको छीनकर उससे हराकर उसे छीन लिया और फिर उरैयू के स्थान पर उसे तंजौर को उसने अपनी राजधानी बनाया। तो तीसरी राजधानी यानी प्रथम राजधानी मन्नूर है, बाद में उरैयू किसने बनाई है, जो है कलिकाल ने उरैयू को अपनी राजधानी बनाया। फिर तीसरी राजधानी वो तंजौर बनी जो कि विजयालय ने उसको बनाया है। तो उरैयू के स्थान पर उसने तंजौर को अपनी राजधानी बनाया क्योंकि उसने पांड्य शासकों से युद्ध में छीना था। अब विजयालय के बाद उसका उत्तराधिकारी आता है आदित्य प्रथम, ठीक है। अब आदित्य प्रथम का समयकाल माना जाता है 871 से लेकर 907 तक। इसकी उपलब्धि में कि इसने भी साम्राज्यवादी नीति को अपनाया था या विस्तारवादी नीति को भी इसने भी इसका पालन किया था और इसने पल्लव नरेश अपराजित को पराजित किया और फिर उसकी हत्या कर दी और फिर उसके बाद पल्लवों के साम्राज्य के ऊपर उसने अपना अधिकार कर लिया, ठीक है। इसकी और उपलब्धि में आता है कि इसने पल्लवों को ही नहीं बल्कि पांड्यों को भी उसने पराजित किया है दक्षिण में, और इसके साथ ही उसने कलिंग देश के राजाओं को भी पराजित किया। कलिंग जो कि उड़ीसा, ठीक है, जो कि भारत के इस इलाके की तरफ आता है। तो उसने अपनी साम्राज्यवादी नीति के अनुसार उसने कलिंग देश उस समय तो यहाँ के राजाओं को भी उसने पराजित है वो किया है। फिर आता है उसके बाद परांतक प्रथम। परांतक प्रथम की उपलब्धि है कि उसने पांड्यों की राजधानी मदुरै के ऊपर अपना अधिकार किया और यहाँ पर आपका प्रश्न बनता है कि मदुरै कौन की उपाधि किसने धारण की थी, ठीक है। तो जो है परांतक प्रथम है, इसने मदुरै पर अधिकार करने के बाद उसने मदुरै कौन की उपाधि है वो धारण की। तो ये आपका सिंगल 1 नंबर का प्रश्न बनता है कि मदुरै कौन की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था, तो आपको याद रखना परांतक प्रथम। एक आता है कुहार प्रथम, तो वो आपको अलग से भी पूछा जा सकता है और आपको मानचित्र में या मैप में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। बाकी चिन्ह वगैरह आपको याद करना है। फिर परांतक महान और प्रतापी शासक आता है अली मौली बर्मन या राजराज प्रथम। नाम है अली मौली बर्मन या इससे दूसरा नाम है राजराज प्रथम के नाम से जाना जाता है। जो है इसका जो समयकाल है वो 985 से 1014 तक का समयकाल है, अर्थात जो साम्राज्य का काल है अली मौली बर्मन या राजराज प्रथम का वो 30 साल तक माना जाता है और ये 30 साल चोलकालीन इतिहास के गौरवशाली साल है वो माने जाते हैं, गौरवशाली वर्ष है वो माने जाते हैं। अब अली मौली बर्मन या राजराज प्रथम की विशेषता ये है कि उसने अपने पितामह परांतक प्रथम की रक्त और लोह की नीति को अपनाया था। अब आपको ये याद रखना है, सिंगल 1 नंबर का प्रश्न है कि रक्त और लोह की नीति को किसने अपनाया था। तो इसमें 2 आते हैं, तो परांतक प्रथम है, ठीक है, कि परांतक प्रथम ने रक्त और लोह की नीति अपनाई है और उसके बाद उसका अनुसरण किया है अली मौली बर्मन या राजराज प्रथम ने रक्त और लोह की नीति अपनाई है और इसने राजराज की उपाधि है वो धारण की थी, राजराज की। इसने अपने सैनिक अभियानों के द्वारा दक्षिण के पांड्यों, चेर, पश्चिम के गंगों और उत्तर में कलिंग
देखा था। उसने तंजौर में राजराजेश्वर का मंदिर बनाया। ये आपका सिंगल 1 नंबर का प्रश्न है कि तंजौर का राजराजेश्वर का मंदिर का निर्माण करता कौन है या किसने बनवाया था? तो राजराज प्रथम ने। ठीक है, तो तंजौर में राजराजेश्वर का मंदिर है वो उसने बनवाया था। तो ये है अरिमर्दवर्मन या राजराज प्रथम की उपलब्धियां। अब इसके बाद राजराज प्रथम के बाद जो अन्य महाप्रतापी शासक आता है जो चोलकालीन इतिहास में अपनी जगह रखता है, तो राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम जिसका समीकरण माना जाता है 1014 से 1044 तक, 1014 to 1044। ठीक है, तो ये उसका समयकाल माना जाता है। ये अपने समय का योग्य शासक, ये भी अपने समय का योग्य शासक। उसके साथ ही उसने पश्चिमी चालुक्यों, चेर और पांड्यों को उसने पराजित किया और उसने 1017 में महेंद्र पंचम जो कि श्रीलंका का शासक था उसे पराजित करके समस्त श्रीलंका या सिंहल द्वीप के ऊपर उसने अपना अधिकार कर लिया। इसकी एक उपलब्धि है कि इसने अपने युद्धों में जो हस्ती सेना या हाथी की सेना है उसने उसका इस्तेमाल किया है और उसने उसके इस्तेमाल से उसे विजय भी प्राप्त हुई है। उसने गंगा घाटी का अभियान किया, उसने विभिन्न अभियान किए, लेकिन जो गंगा घाटी का अभियान है उसकी सफलता जो है महत्वपूर्ण मानी जाती है कि उसने गंगा घाटी के अभियान में जब वो सफल हो गया तो उसने गंगेकोंड चोल की उपाधि धारण की। ये भी आपका 1 नंबर का प्रश्न है कि गंगेकोंड चोल की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? तो आपको याद रखना है राजेंद्र प्रथम। और इसके साथ ही इसने जब इस विजय की सफलता के बाद उसने उसकी स्मृति के अंदर उसकी यादों में कि उसने एक महान अभियान जीता था, तो उसकी स्मृति में उसने कावेरी तट के ऊपर गंगेकोंड चोलपुरम नगर की भी स्थापना इसने की है। तो यहाँ पर भी सिंगल 1 नंबर का प्रश्न है कि गंगेकोंड चोलपुरम नगर की स्थापना करने वाला शासक कौन था? तो राजेंद्र प्रथम। और इसने इस नगर की स्थापना की और इसे अपनी राजधानी बनाई। उसने कई प्रकार के सार्वजनिक कार्य करवाए जिसमें कुएं, तालाब, सराय इत्यादियों का उसने निर्माण कराया। सिंचाई और कृषि हेतु भी उसने व्यवस्था की, तो उसने सार्वजनिक कार्य करवाए यानी प्रजाहितकारी कार्य उसने करवाए। उसने विदेशों की तरफ भी अपने सैनिक अभियान की है जिसमें उसने बंगाल की खाड़ी को पार करके जावा, सुमात्रा और मलाया पर भी अपना अधिकार किया, जिसे हम वर्तमान में विदेश कहते हैं। तो यहाँ पर अधिकार किया। उसने वैदिक महाविद्यालय की स्थापना की, संस्कृत महाविद्यालय या वैदिक महाविद्यालय की स्थापना की और ये कला और विद्वता का ये भी संरक्षक था। और इसने विदेशों के साथ अपने सांस्कृतिक संबंध या राजनीतिक संबंध स्थापित किए, जिसमें चीन के साथ भी उसने अपने सांस्कृतिक संबंध है वो स्थापित किए हैं। के बाद जो शासक बना है राजाधिराज प्रथम। ठीक है, अब राजाधिराज प्रथम का शासक